दक्षिण दिल्ली के महरौली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें युवक आफताब अमीन पूनावाला 28 वर्षीय ने सहमति संबंधों में यानी कि लिव इन में रह रही युवती श्रद्धा वाकर 26 वर्षीय की हत्या कर उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने मुंबई के एक होटल में 2 सप्ताह की सैप की ट्रेनिंग ली थी। उसे ट्रेनिंग के दौरान मांस काटने का प्रशिक्षण मिला था। इस वजह के चलते आफताब ने बेधड़क होकर गर्लफ्रेंड के शव के 2 दर्जन से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए। उसने शव के टुकड़े घर के बाथरूम में किए और टुकड़ों को धोकर पॉलीथीन में पैक कर फ्रीज में रख दिया। वह पिट्ठू बैग में शव का एक टुकड़ा बैग में रखा और उसे जंगल में फेंक कर आ जाता। इस तरह वह करीब 22 दिन तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। वह 22 दिनों तक शव के साथ घर में रहा। वह हर रात 2 बजे टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंकने जाता था। महरौली पुलिस ने करीब 6 महीने बाद जब आरोपी युवक को गिरफ्तार किया तो उसने ये सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला युवती श्रद्धा वाकर के शव के 2 दिन तक टुकड़े करता रहा। उसने एक दिन शव को बाथरूम में रखा, दूसरे दिन उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने शुरू किए थे। लेकिन यह देश का एकमात्र ऐसा मामला नहीं जिसने पूरे देश को हिला दिया। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। ठीक ऐसी ही घटना को पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने अंजाम दिया था। राजेश गुलाटी ने झगड़ा होने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जहांगीर आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो इससे पहले कि आप वीडियो की गहराइयों में गोता लगाने लगे, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अन्य वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको जिस इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं, वह शख्स जो लगभग 11 सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद था, एक दिन अदालत को खत लिखता है। बोला, मैं कुछ दिन के लिए काल कोठरी से बाहर आना चाहता हूँ। मेरे बच्चे हैं जो अब 18 साल के हो चुके हैं। उन्हें कई सालों से मैंने देखा नहीं है। उन्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। आप कुछ दिन के लिए मुझे बाहर भेज दीजिए। जब जज साहब को चिट्ठी मिली तो सोच में पड़ गए कि इस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला जाए या नहीं। दरअसल उसने जो जुर्म किया था वह बहुत ही भयानक था, बहुत ही खौफनाक था। उस जुर्म की गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में थी बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई थी। कैदी की तरफ से कोर्ट को ऐसी चिट्ठी लिखने की खबर जब अखबारों में छपती है तो लोगों को फिर से उस हत्या की वारदात याद आ जाती है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी को इतना प्यार करने के बावजूद कोई ऐसी हरकत को अंजाम आखिर कैसे दे सकता है। ये किस्सा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। देहरादून का एक इलाका है प्रकाश नगर। यहाँ रहने वाले 38 साल के राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा करीब 57 दिनों से लापता थी। 17 अक्टूबर 2010 से अनुपमा का कोई सुराग नहीं लग रहा था। राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उम्र यही करीब 7-8 साल। राजेश पत्नी के ना मिलने से परेशान रहने लगा था। वह अपने माता पिता और ससुराल के लोगों से भी दुख बयां करता रहता था। दिल्ली में रहने वाला राजेश का साला SK चौधरी 11 दिसंबर को देहरादून आता है। वह बहनोई से कहता है कि अनुपमा को गायब हुए इतने दिन बीत चुके हैं, हमें पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस जरूर हमारी मदद करेगी। 57 दिनों से बंद अनुपमा के फोन से भाई को एक मैसेज आया था। राजेश गुलाटी इसके लिए तैयार हो जाता है। वह नहाने के लिए बाथरूम जाता है। वहीं साला SK चौधरी सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करता है। इसी बीच SK चौधरी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज उसकी लापता बहन अनुपमा का था और उस मैसेज में लिखा था, भैया अब तुम मेरा इंतजार मत करो, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। राजेश जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, SK तुरंत उसे अनुपमा का मैसेज दिखाता है। वह कहता है कि इतने दिनों तक अनुपमा का फोन बंद था, अब अचानक उसका मैसेज आया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है जीजाजी। राजेश कहता है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि अनुपमा हम लोगों से नाराज होकर घर छोड़ कर चली गई है। वह इतना नाराज है कि वो वापस लौट कर नहीं आना चाहती, लेकिन तुम परेशान मत हो, वह जल्द ही हमारे पास लौट कर आ जाएगी, इसलिए हम थाने नहीं चलेंगे। इस पर साला कहता है, नहीं, अब हमें थाना चलना ही चाहिए। हम पुलिस वालों को अनुपमा का ये मैसेज दिखाएंगे, हो सकता है पुलिस बहन को ढूंढकर वापस ले आए। खैर,
दोनों थाने पहुंचते हैं और अनुपमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर वापस लौट आते हैं। अभी 2-3 घंटे का ही समय बीता होगा। राजेश और एस के घर में बच्चों के साथ समय बिताते रहते हैं। इसी बीच 4 से 5 पुलिस वाले घर आ जाते हैं। उनकी नजर दीवार पर दुल्हन की वेशभूषा में सजी अनुपमा की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वो मुस्कुराई हुई थी, कितनी अच्छी लग रही थी वह। खैर, पुलिस वाले अनुपमा के बारे में जरूरी पूछताछ करते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं और घर से वापस जाने को उठ खड़े होते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाले की नजर घर में रखे एक फ्रीजर से जा टकराती है। यह एक डीप फ्रीजर था। डीप फ्रीजर आपको ज्यादातर दुकानों में देखने को मिलेगा। यह कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम रखने के काम में आता है। पुलिस वालों का माथा ठनका। घरों में तो लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, डीप फ्रीजर का क्यों? ऐसे में राजेश गुलाटी ने घर पर डीप फ्रीजर क्यों रखा हुआ है? पुलिस की टीम घर की दहलीज पर पहुंची ही थी कि वापस लौट आती है। राजेश से जब पूछा जाता है कि आखिर ये नया सा दिखने वाला डीप फ्रीजर घर में क्यों रखा है, इसका किस काम में उपयोग होता है, इस पर राजेश कहता है, सर बस यूं ही ले लिया। पुलिस वाला कहता है, पर इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? राजेश ने कहा, अनुपमा ने इसमें ताला लगाया हुआ था, इसकी चाबी भी उसी के पास है, वही इसके बारे में जानकारी दे सकती है। अब पुलिस राजेश पर दबाव बनाती है। पहले तो वो तमाम तरह की आनाकानी करती है, लेकिन पुलिस के मार के सामने वो टूट जाता है। वह अलमारी से डीप फ्रीजर की चाबी लाकर पुलिस वालों को दे देता है। अब पुलिस डीप फ्रीजर का ताला खोलती है। उसमें भीतर काले रंग के कई सारे पॉलीथीन बैग रखे हुए थे। सबके ऊपर सफेद बर्फ जमी हुई थी। पुलिस उनमें से एक पॉलीथीन बाहर निकालती है। खोलने पे पता चलता है कि इसमें मीट रखा हुआ है। पुलिस ने दूसरी पॉलीथीन खोली, उसमें भी मीट था। तीसरी खोली, चौथी खोली, उसमें भी मीट था। पुलिस ने कई सारी पॉलीथीन बाहर निकाली। डीप फ्रीजर में मीट बेहद सख्त हो गया था, साथ ही उस पर सफेद बर्फ की एक परत भी जम चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब बर्फ पिघलती है, मीट थोड़ा नॉर्मल होता है। अब उस पॉलीथीन में जो दिखाई दिया उसे पुलिस थर-थर कांपने लगते हैं। यह किसी इंसान की हाथ की उंगलियां थी। राजेश से जब पूछा गया तो उसने बताया कि यही अनुपमा है। अनुपमा का शरीर इस डीप फ्रीजर में पैक है। एक एक कर सभी पॉलीथीन को डीप फ्रीजर से बाहर निकालते हैं। कुल 35 पॉलीथीन थी। अनुपमा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इनमें रखे गए थे। यह सब देखकर अनुपमा के भाई एस के चौधरी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फूल सी नाजुक बहन का ऐसा हश्र होगा। पुलिस ने जब राजेश से पूछा कि अनुपमा के शरीर के बाकी हिस्से कहाँ हैं, तो वह जमीन पर बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। बताया कि शरीर के बचे हुए हिस्से को मसूरी के पहाड़ों में वो फेंक आया है। राजेश ने अपनी खूबसूरत बीवी अनुपमा के साथ ऐसा सलूक आखिर क्यों किया, उसने खुद पुलिस वालों को पूरी दास्तां बताई। 1992 में राजेश गुलाटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। वह एमसीए कर रहा था। अनुपमा पटेल भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान दोनों की नजरें चार होती है और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों की जाति अलग थी। उन्हें लगा शायद घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बीच पढ़ाई पूरी हो गई और राजेश गुलाटी को अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। वह अनुपमा को साथ लेकर अमेरिका चला गया। राजेश से जब पूछा जाता है कि आखिर ये नया सा दिखने वाला डीप फ्रीजर घर में क्यों रखा है, इसका किस काम में उपयोग होता है, इस पर राजेश कहता है, सर बस यूं ही ले लिया। पुलिस वाला कहता है, पर इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? राजेश ने कहा, अनुपमा ने इसमें ताला लगाया हुआ था, इसकी चाबी भी उसी के पास है, वही इसके बारे में जानकारी दे सकती है। अब पुलिस राजेश पर दबाव बनाती है। पहले तो वो तमाम तरह की आनाकानी करती है, लेकिन पुलिस के मार के सामने वो टूट जाता है। वह अलमारी से डीप फ्रीजर की चाबी लाकर पुलिस वालों को दे देता है। अब पुलिस डीप फ्रीजर का ताला खोलती है। उसमें भीतर काले रंग के कई सारे पॉलीथीन बैग रखे हुए थे। सबके ऊपर सफेद बर्फ जमी हुई थी। पुलिस उनमें से एक पॉलीथीन बाहर निकालती है। खोलने पे पता चलता है कि इसमें मीट रखा हुआ है। पुलिस ने दूसरी पॉलीथीन खोली, उसमें भी मीट था। तीसरी खोली, चौथी खोली, उसमें भी मीट था। पुलिस ने कई सारी पॉलीथीन बाहर निकाली। डीप फ्रीजर में मीट बेहद सख्त हो गया था, साथ ही उस पर सफेद बर्फ की एक परत भी जम चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब बर्फ पिघलती है, मीट थोड़ा नॉर्मल होता है। अब उस पॉलीथीन में जो दिखाई दिया उसे पुलिस थर-थर कांपने लगते हैं। यह किसी इंसान की हाथ की उंगलियां थी। राजेश से जब पूछा गया तो उसने बताया कि यही अनुपमा है। अनुपमा का शरीर इस डीप फ्रीजर में पैक है। एक एक कर सभी पॉलीथीन को डीप फ्रीजर से बाहर निकालते हैं। कुल 35 पॉलीथीन थी।
10 फरवरी 1999 यही वो दिन था जब दोनों शादी कर सेटल्ड हो गए थे। अनुपमा ने भी एमसीए किया था, इसलिए उसे भी आसानी से नौकरी मिल जाती है। दोनों की जिंदगी बड़ी सुकून से कट रही थी। दोनों के घर वाले उनकी शादी पर मोहर भी लगा चुके थे। इस बीच अनुपमा जुड़वा बच्चों की मां बन जाती है। 2 बच्चों के एक साथ पैदा होने के बाद राजेश और अनुपमा को उनकी परवरिश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अनुपमा के कहने पर राजेश वापस हिंदुस्तान लौट आया। अनुपमा दोनों छोटे बच्चों को लेकर दिल्ली में अपने माँ बाप के साथ रहने लगी और राजेश नौकरी तलाशने लगा। कुछ दिनों बाद ही कोलकाता की बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। राजेश अब कोलकाता में रहने लगता है और अनुपमा दिल्ली में रहकर बच्चों की परवरिश करती है। कोलकाता में राजेश जिस सोसाइटी में रहता था, बगल में ही रहने वाली एक खूबसूरत महिला पर उसका दिल आ चुका था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू होती है। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। कुछ समय बाद राजेश के कारनामों की भनक अनुपमा को लग जाती है। वह गुस्से में आग बबूला होकर कोलकाता आ धमकती है। राजेश के फ्लैट पर पहुंचकर अनुपमा ने जमकर हंगामा किया। बात पुलिस थाने तक पहुंची। मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट में केस हो गया। कोर्ट ने फैसला दिया कि राजेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की परवरिश के लिए हर महीने 20,000 रुपए देगा। कोर्ट में राजेश और अनुपमा आपस में समझौता करते हैं कि बीती बातों को भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। राजेश कोलकाता छोड़ आता है। अब वह देहरादून की किसी कंपनी में नौकरी करने लगता है। अनुपमा भी यहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। वैसे तो उनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही थी, पर अनुपमा के दिल में और दिमाग में राजेश की बेवफाई का दाग रह गया था। वह उस पर शक करने लगी थी। इस मुद्दे को लेकर उनके बीच आए दिन कलह होने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। 17 अक्टूबर 2010 रात में दोनों बच्चे सो चुके थे। राजेश और अनुपमा के बीच फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। जमकर मारपीट होती है। इसी दौरान आवेश में आकर राजेश अनुपमा को जोरदार धक्का दे देता है। धक्का लगने से अनुपमा का सिर बेड से जा टकराता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। आधे घंटे तक उसे होश नहीं आता। राजेश सोचता है कि अनुपमा पहले ही उस पर एक मुकदमा दर्ज करा चुकी है और मुकदमा दर्ज ना हो जाए इसलिए इसका काम तमाम करना जरूरी है। वह घर में रखी हुई रूई ले आता है और अनुपमा के मुंह में ठूस देता है। आखिरकार दम घुटने से अनुपमा की मौत हो जाती है। राजेश ने अनुपमा के शव को उठाया और बाथरूम में रख दिया। वह रात भर सोचता रहा कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। बाहर जाकर वह देखने लगता है तो उसे डर लगता है। फिर राजेश के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह सुबह वह दुकान जाता है और डीप फ्रीजर खरीद कर ले आता है। थोड़ी देर बाद फिर बाजार जाता है और लकड़ी काटने वाली कटर मशीन ले आता है। तीसरी बार वो बाजार जाता है और दूसरी दुकान से आरी ले आता है। उसने अनुपमा की लाश को डीप फ्रीजर में रख दिया था। रात को जब बच्चे सो गए तब पहले लाश का पैर काटा, फिर हाथ काटा। ऐसे करके उसने शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला था। करीब 72 पॉलीथीन में उसने टुकड़े भरकर डीप फ्रीजर में रख दिया। अब जब भी कभी छुट्टी होती, राजेश अपने बच्चों को लेकर कभी देहरादून तो कभी मसूरी वगैरह घूमने निकल जाता। साथ में वह पॉलीथीन की 1 या 2 थैली भी साथ ले जाता और उन्हें पहाड़ों में फेंक देता। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया। राजेश अनुपमा की लाश को ठिकाने लगाता गया। डीप फ्रीजर में रखे रखे लाश के टुकड़े बर्फ बन चुके थे। उसमें बदबू नहीं आती थी। राजेश ने हॉलीवुड की कोई फिल्म देख रखी थी जहां से उसे इस तरह का लाश ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। उसने अपने जुड़ा बच्चों और ससुराल वालों को भी बताया कि अनुपमा नाराज होकर कहीं चली गई है। बच्चों को भनक तक नहीं लगी कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह जिम्मेदारी के साथ दोनों बच्चों को सुबह तैयार करता, नाश्ता कराता और स्कूल छोड़कर आता। राजेश ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अनुपमा की हत्या की सच्चाई छिपाने की पुरजोर कोशिश की। 2 महीने तक उसने लाश को डीप फ्रीजर में छिपाए रखा। राजेश अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब होता दिख रहा था, पर एक गलती उस पर भारी पड़ गई। अनुपमा के फोन से उसने भाई एस के चौधरी के मोबाइल से मैसेज करना राजेश के लिए घातक बन गया। साले को उस पर शक हो गया था और उसने पुलिस थाने में एसएचओ से अकेले में कहा भी था कि अनुपमा के बारे में उसके जीजा को कोई न कोई जानकारी जरूर है। अनुपमा का जो फोन 57 दिनों से बंद था, उससे अचानक से मैसेज कैसे आ गया। बहनोई ने पुलिस के सामने जीजा को लेकर शक जाहिर कर दिया था। इसलिए पूछताछ के दौरान पुलिस शुरू से ही राजेश पर सख्ती बरतती। राजेश काफी पढ़ा लिखा था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, पर उसके इस जुर्म ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। 1 सितंबर 2017 को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
15 लाख का जुर्माना भी। ये पैसे जुड़ा बच्चों की परवरिश के लिए उनके नाना नानी को सौंप दिए गए। 2010 से जेल में कैद चल रहे राजेश गुलाटी जब 11 सालों बाद 2021 में एक बार फिर बाहर की दुनिया देखने की, अपने जवान हो गए बच्चों से मिलने और उन्हें नजर पर देखने की जब ख्वाहिश जताता है तो उसे निराशा हाथ लगती। कोर्ट उसको इसकी इजाजत नहीं देती और कहती है कि उसके जैसे इंसान को जेल से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है। उसके लिए दुनिया में अगर कोई जगह मुकम्मल है तो वह सिर्फ काल कोठरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।